हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आज आपको क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 1.2 को हल करने जा रहा हूं। आज एक्सरसाइज 1.2 को हल करने के पहले हम अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को हल किया था तथा उससे पहले के वीडियो में हमने अनेक संख्याओं के प्रकारों के बारे में जानकारी ली थी। तो उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने परिमेय संख्या के बारे में जानकारी ली थी तो वहां पर हमने देखा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, पाई। इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम आते हैं वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम एक साथ मिला दें तो जो नया संख्याओं का जो समूह बनेगा उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर परिमेय भी आएगा, जैसे 3/5, 4/9, 6, 0, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है ना। उसी तरह यहाँ पर अपरिमेय संख्या भी आई है, जैसे √2, √3, √5। समझ में आ रहा है? मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो जो नया समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। आइए हम एक डायग्राम के द्वारा वास्तविक संख्या को तथा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्याओं, यह है परिमेय संख्या, यह है अपरिमेय संख्या। इन दोनों को जो मिला करके जो नया ये समूह बना ये संख्याओं का, ये जो समूह हुआ वो वास्तविक संख्या का समूह हुआ। समझ में आ गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला दिए तो नया जो संख्याओं का जो समूह बना वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 को हल करने के लिए। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब बताना है कि जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है ये सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। मतलब कि अपना कारण भी उसके साथ देना है। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हमको बताना है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहाँ पर ऊपर में अपना जो डायग्राम से भी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या है। मतलब पूरा का पूरा अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है वास्तविक संख्या को अंदर आ रहा है ना। ये जो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्याओं का समूह कौन है? यही ना है अपरिमेय संख्या का समूह। ये जो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या का समूह है इस पूरे के पूरे वास्तविक संख्याओं के समूह के अंदर आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे? इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का समूह जो है वो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो √m के रूप का है और m प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर होना चाहिए 1, 2, 3, 4। संख्या यही ना होता है कि 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है। अब हम √1 यहाँ पे m का वैल्यू एक के बाद एक प्राकृत संख्या रख के देखेंगे। जैसे m के जगह पे 1 रखते हैं, √1 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो 1 का यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं √m को। √2 का वैल्यू √2 ही होता है। तो ये लगभग कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, इसका मान √2 होगा। √3 का वैल्यू √3 ही होता है। तो ये लगभग यहाँ होगा। √4 किसका वैल्यू होता है? √4 का वैल्यू 2 होता है। तो ये यहाँ पर होगा।
आप एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम जब प्राकृत संख्या रूट m की जगह पे प्राकृत संख्या को रखते जा रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू आते जा रहा है वो संख्या रेखा पे केवल और केवल धनात्मक संख्या की ओर आते जा रहा है। आ रहा है ना, ये केवल और केवल धनात्मक संख्या ही आ रहा है, जबकि संख्या रेखा पर शून्य भी होता है और ऋणात्मक संख्या भी होता है कि नहीं? ऋणात्मक संख्या भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक संख्या भी होता है, लेकिन रूट m का जो वैल्यू है वो केवल और केवल संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं को ही परिभाषित कर पा रहा है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि रूट m जो है संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु का रूप नहीं हो सकता है, इसलिए ये कथन क्या है? ये कथन है असत्य, ये कथन है असत्य। देखिए इसका कारण क्या होगा कि संख्या रेखा पर रूट m जहाँ m बराबर प्राकृत संख्या केवल धनात्मक संख्या को ही निरूपित कर पा रहा है, इसलिए रूट m संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या और शून्य भी होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या होती है? आइए हम डायग्राम में देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि ये जो कथन है ये असत्य है। यहाँ पर हमारा कारण होगा क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या? हम लोग पूर्णांक में पढ़े थे कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और एक शून्य होता है। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट हुआ? धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, +1 +2 +3 +4, है ना? इसी तरह आगे पढ़ेगा। रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। देखिए क्या ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है ना? ये क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 2 का वर्गमूल लीजिए। रूट 2 का वर्गमूल कितना होगा? रूट 2 ही होगा। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का वर्गमूल कितना है? रूट 3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा? रूट 4 का वर्गमूल आएगा 2। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम लोग यहाँ पर नीचे के एग्जांपल से हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। सभी उसमें से कुछ परिमेय होता है और कुछ अपरिमेय होता है। तो यहाँ बोला जा रहा था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हमारे पास हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों वर्गमूल अपरिमेय नहीं। ठीक है, और ये एग्जांपल आप दे दीजिएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सके। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ण निकालना हो, अगर यहाँ पे कर्ण जैसे AC है, अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या है? AB।
बेस स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास AC निकालना था और लंब कितना था, लंब हमारे पास था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर। आधार कितना था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर। तो AC बराबर 1 + 4 कितना हो जाएगा √5 हमारा निकल आया। अब हम AC को निकाल चुके हैं जो कि है यहाँ पर ये है हमारा, इसका टोटल लंबाई है हमारा 2 सेंटीमीटर का, मान ली 2 इकाई का, और इसका लंबाई है 1 इकाई का, और ये हमारा निकल आया √5। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस √5 को इस संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कुछ नहीं करना है, अब हम अपने प्रकाल के नोक को बिंदु A पर रखेंगे और अपने पेंसिल के नोक को या पेन के नोक को यहाँ पर बिंदु C पर रखेंगे और इस तरह से नीचे की ओर झुका देंगे। जिस बिंदु पर ये आकर कटेगा वही बिंदु हमारा √5 होगा। इसका हम कुछ नाम दे देंगे, मान लीजिए इसका नाम हम P दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारा √5 संख्या रेखा पर निकाला जाएगा। इसे हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और 2 इकाई लेकर के उसके ऊपर एक लंबवत 1 इकाई लंबा एक लंबवत रेखा खींचेंगे। अब हम उसके बाद कर्ण को निकालेंगे जो कि √5 आएगा। √5 जब हमारा कर्ण निकल आएगा तो हम एक बिंदु पर अपने प्रकाल के नोक को रखकर बिंदु C से एक चाप खींचेंगे। यह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु √5 का होगा। ठीक है, वहां पर ही हमारा √5 प्राप्त होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वर्ग का एक क्रियाकलाप है जो कि आप अपने वर्ग में अपने स्कूल के क्लास में ही करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।